हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अब नीट का रिज़ल्ट आ गया है और नीट के रिज़ल्ट के बाद जो सबसे बड़ी क्वेरी आती है वो होती है काउंसलिंग की, कि काउंसलिंग कैसी होनी है। बहुत से फ़ोन आते हैं कि सर काउंसलिंग कैसी होनी है और उसके लिए बाज़ार में बहुत सारे काउंसलर्स बैठे हुए हैं जो हैवी फ़ीस लेते हैं और सिर्फ़ आपको काउंसलिंग करवाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको हायर करने की ज़रूरत नहीं है किसी काउंसलर की, आप सब अपने आप कर लेंगे, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो काउंसलिंग कैसे होनी है, क्या होनी है, तो आज का वीडियो मेरा इसी के ऊपर रहेगा जो आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा। अब काउंसलिंग हो रही है यहाँ पर तो हमने करना है क्या एडमिशन। एडमिशन लिया है, एडमिशन होना है किसमें, वो एमबीबीएस, बीडीएस या डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, उसके लिए हो रहा है। और यहाँ पर जो जो काउंसलिंग सेटअप होगी, वो देखिए होगी किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा। पहले होगी ऑल इंडिया कोटा और उसके बाद हम काउंसलिंग जो करेंगे, होती है वो किसकी होगी, स्टेट कोटा के। तो सारी चीज़ें देखिए जितनी भी आपके कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर देखिए चाहे वो एमबीबीएस हो, ठीक है ना? वो वेटनरी का हो, वो आयुष हो, होम्योपैथी हर्ब्स में हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, इन सब की काउंसलिंग जो होगी वो सेपरेट होती है। पहली बात तो ये जान लीजिए सबकी काउंसलिंग कैसी होनी है, हर कोर्स के लिए काउंसलिंग सेपरेट होनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो मेडिकल कॉलेज की सीट है, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है? जो पहली सीट आ जाती है वो आपकी आती है कौन-सी 15% वाली जो कि होती है ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा आपकी पूरे भारतवर्ष में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं आप उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ये हुआ अपना ऑल इंडिया कोटा और दूसरी जो सीट अवेलेबल है हमारे पास 85% जिसको होता है रिज़र्व है ये स्टेट के लिए है। तो जिसका डोमिसाइल जहाँ का भी होगा, जिस भी स्टेट का होगा वो उसके लिए एलिजिबल है। सपोज़ मैं राजस्थान का हूँ, मैं राजस्थान में कई सालों से रह रहा हूँ, मेरा डोमिसाइल यहाँ का है, तो मैं राजस्थान के लिए 85% में एलिजिबल हूँ, प्लस मैं एलिजिबल हूँ किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा के लिए भी। तो ये मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे ये बताया। अब यहाँ पर कि काउंसलिंग जो हुआ बेटे यहाँ पर, सबसे पहले जो काउंसलिंग होगी, वो हमारा जो एमसीसी है, मेडिकल काउंसिल कमिटी है, वो करता है 15% के लिए। 15% यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा के लिए और यहाँ पर ये अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं इसमें ऑल इंडिया कोटा में या हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो सकती हैं जो कि लगभग कितनी हैं 45 हैं, चलो 45 हैं। और मेडिकल कॉलेज हमारे 21 का अगर डेटा लेता हूँ तो लगभग 310 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो सबसे पहले जो आपका होना है वो 15% का ऑल इंडिया कोटा का 15% का काउंसलिंग सबसे पहले शुरू होगा, ठीक है ना? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% सीट्स जो होंगी वो फिल्ड होंगी किसके काउंसलिंग के थ्रू होंगी। डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं है, वो काउंसलिंग के थ्रू ही आप उसमें जा पाएंगे। तो अब कैसे होगा उसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपके पास आएगा एमसीसी से नोटिफिकेशन और वो आने हैं किस पे, ये साइट आपको याद रखनी है यहाँ पर www.mcc.nic.in, ठीक है ना? ये साइट है। तो जितने भी आपके पास नोटिफिकेशन आने हैं आपको यहीं से मिल जाने हैं। हर चीज़ आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब कैसे होना है उसको देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला स्टेप है वो आता है बच्चों की हमको कराना है रजिस्ट्रेशन। हमको क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। जैसे आप अपने इसका आप साइट खोलेंगे, आपके पास ये आएगा, उसमें कुछ एरियाज़ होंगे हमारे, जैसे आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें होंगी, जो भी वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, जो भी वहाँ पे पूछी गई होगी। और जब आप वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको प्रोवाइड होगा वहाँ पर एक यूज़र आईडी और एक आपको प्रोवाइड होगा पासवर्ड। आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है ना? आपने जब सारी जानकारी दे दी रजिस्ट्रेशन के समय, आपने सारी जानकारी अपनी दे दी, इंडिविजुअल अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आपने दे दी, ठीक है ना? उसमें सब कुछ होगा, फादर नेम, मदर्स नेम, आपका नेम, ठीक है ना? इवन कास्ट होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, प्लेस हो सबके। जब आप वो दे देंगे तो आपको प्रोवाइड होगा यूज़र आईडी और एक पासवर्ड प्रोवाइड हो जाएगा जिससे कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर काउंसलिंग में है वो है क्या करवाना है आपको? रजिस्ट्रेशन करवाना है। हर एक को जो भी काउंसलिंग के लिए वो होगा वो उसको रजिस्ट्रेशन ही करवाना पड़ेगा।
दूसरा स्टेप आ जाता है यहाँ पर बच्चों कि वो आता है कि डिपोजिशन ऑफ फीस। अब ये जो फीस आ रही है यहाँ पर, फॉर ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि पहले मैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग ही आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो फीस आ रही है वो कितनी आ रही है, 11,000 रुपये, 11,000 आ रही है, जिसमें से 1,000 रुपीज़ जो आते हैं वो आपके काउंसलिंग के, और 10,000 रुपीज़ जनरल के लिए वो सिक्योरिटी फ़ीस होती है। ठीक है ना। तो आपको ये फ़ीस डिपॉजिट करनी है, वो भी ऑनलाइन हो जाएगी, कहीं नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो फ़ीस आ रही है वो रुपीज़ कितनी आ रही है, 11,000 आ रही है। वहीं पर कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना बच्चों, उनकी जो फ़ीस आती है 500 प्लस 5,000, यानी कि कितनी होगी, 5,500 रुपीज़, ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो फिर से बोल रहा हूँ, आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने क्या करवाया, फ़ीस को डिपॉजिट करा दिया। फ़ीस डिपॉजिट है जनरल के लिए 11,000, जिसमें 1,000 रुपये होंगे आपके काउंसलिंग फ़ीस के, एंड 10,000 इज़ योर सिक्योरिटी फ़ीस। इसी तरह कैटेगरी में 500 रुपीज़ जो हुआ वो हुई काउंसलिंग फ़ीस, और 5,000 जो रुपीज़ हुए वो हुए सिक्योरिटी फ़ीस। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाता है। अब थर्ड स्टेप आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको फिल करनी है चॉइस। अक्सर फ़ोन आते हैं कि सर मैं कौन सा कॉलेज भरूं। देखिए, कॉलेज भरने की पहली बात तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने मर्जी कॉलेज 5 6 7 10 20 जो भी भरने हैं आप भर सकते हैं। आपको अच्छे कॉलेज सबसे पहले भरने हैं। आपको अच्छे कॉलेज जो भी है, आप दिल्ली एम्स भरिए ना पहले, आपके 630 640 50 जो भी नंबर है, आप जो भी लेना है आपको कॉलेज, बेस्ट कॉलेज सबसे ऊपर लेना है। फिर आप उसको प्रायोरिटी वाइज सेटअप करते जाइए, जो भी आप जितने भी भर रहे हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप सबसे पहले जो भरेंगे यहाँ पे कॉलेज, वो भरेंगे कौन सा, जो कॉलेज आपको सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है। उसकी वजह बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने कॉलेज सेटअप किया, और आपने मान लेते हैं कि मैंने बोला कि यहाँ पर कॉलेज नंबर कोई 1 हुआ, ठीक है ना, फिर कॉलेज नंबर 2 हुआ, कॉलेज नंबर 3 हुआ, कॉलेज नंबर 4 हुआ, कॉलेज नंबर 5 हुआ, इसी तरह करते मान लेते हैं कॉलेज नंबर हमारा 16 हुआ यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लेते हैं कि आपका 16 नंबर के कॉलेज में यहाँ पर जो भी करना है सॉफ्टवेयर ने करना है। कोई सॉफ्टवेयर करेगा, सॉफ्टवेयर स्कैन करेगा आपके रैंक और आपके नंबर के बिहाफ पर कि आप कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, सीट्स हैं वहाँ पर। मान लेते हैं आपके यहाँ पर आ जाते हैं कि 16 नंबर का जो कॉलेज था, आप उसके लिए क्या हो जाते हैं कि सीट है, अवेलेबल है। ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ पे स्कैन करते हुए यहाँ पर ये यहाँ पे 16 पे जाएगा, और वो वहाँ पे फिक्स कर देगा कि आपकी सीट है। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने 16 वाला आपने पहले कर लिया, आपने 16 वाले को कॉलेज को सबसे पहले कर दिया, आपने 1 2 3 4 5 6 इनको नहीं दिया। और अगर आप यहाँ पर फोर्थ वाले के लिए शायद अगर एलिजिबल होंगे, तो ये आपको 16 के आगे तो ले जाएगा। अब जैसे आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये 16 कॉलेज के आगे आपको स्कैन करके या सर्च करेगा, लेकिन वो कभी भी 5 4 3 2 1 इनको कभी भी सर्च नहीं करेगा। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी वाइज टॉप कॉलेजेस जो भी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये मत सोचिए मुझे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। आपको प्रायोरिटी वाइज कॉलेजेस को क्या करना होता है, सेट करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से करेंगे। फिर कह रहा हूँ, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं वो आप नेट पे देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली पूछ भी सकते हैं। और कौन से कॉलेज कहाँ पे हैं, कितने सीट्स हैं हर स्टेट में, वो मैं अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। अब यहाँ पर इसने आपने फिर से देखिए, आपने फ़ीस डिपॉज़िट कर दी, फ़ीस डिपॉज़िट करने से आपको एक अपना लॉगिन मिल गया, आपको एक पासवर्ड मिल गया, आप लॉगिन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कर दी, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आप कितनी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बार अगर उसे लॉक कर दिया, तो फिर आप दोबारा चॉइस फिलिंग को नहीं भर सकते हैं। लॉक होने के बाद, फ्रीज़ होने के बाद फिर ये आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी मेडिकल कॉलेज आपने फ़िल करने हैं, वो बेस्ट कॉलेजेस फ़िल करिए, ठीक है ना? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, सीट रह जाती हैं, कभी बच्चा नहीं आता है, कभी बच्चा छोड़ देता है सीट को, तो उसमें चांस होता है कि आपको अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाए। अब आता हूँ मैं अगले स्टेप पे। और
अब आ जाता है कि आपने पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपने फीस डिपॉजिट किया, फिर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया। अब आ जाता है क्या बेटा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपका राउंड 1 का। रिजल्ट किसका डिक्लेयर हुआ, राउंड 1 का डिक्लेयर हुआ। तो रिजल्ट आपका इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल रिजल्ट यहाँ पर वो शो नहीं होगा, एक कॉमन डाटा आएगा। कॉमन डाटा में प्रोवाइड होगा जिसमें क्या होता है कि आपके रैंक के बिहाफ पर बेटे क्या होते हैं, कॉलेज अलॉटेड होते हैं। आपके रैंक के एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, मैंने लिखा है कोई इसमें किसी तरह का कोई भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती है। एवरीथिंग कैसी होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। आपको किसी भी तरह का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल रिजल्ट आपका नहीं आएगा। कैसे आएगा, एक कॉमन डाटा में आएगा। उसमें आप अपनी रैंक वाइज क्या कर सकते हैं, अपने जो भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है वो आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया। दूसरा मैंने बोला कि जो भी आपका नाम है, रैंक है, उसके बिहाफ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला होगा या फिर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे मिला होगा, जो कि शो होगा किसके साथ में, आपकी कैटेगरी के साथ में। वो जनरल है या वहाँ पे दूसरी कोई कैटेगरी है, ठीक है ना, रिजर्व कैटेगरी है, उसके बिहाफ पर आपको वहाँ पे कॉलेज डिस्प्ले होता दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है कि अगर आपका नाम नहीं अलॉटेड हुआ है, मान लीजिए राउंड 1 हुआ, ये राउंड 1 ही है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो अगर आपका कोई नाम वहाँ पर नहीं आता है, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर स्टूडेंट का नेम जो होगा वो अपीयर नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए कि अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज यहाँ पर नहीं मिला, मान लेते नहीं मिला, तो आपका नाम जो ये आपका जो मैंने बोला था कि कॉमन डाटा जो शीट आएगी उसमें आपका नाम अपीयर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब आ जाता है कि कौन सी साइकिल होती है, काउंसलिंग में साइकिल कैसी चलती है। तो अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले होगा यहाँ पे राउंड 1, ठीक है ना, जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वहाँ पर। राउंड 1 होने के बाद यहाँ पर फिर दूसरी साइकिल आती है, वो आती है राउंड 2, ठीक है ना। अब राउंड 2 होने के बाद में फिर यहाँ पे सेटअप होता है किसका, मॉप अप राउंड का होता है। और मॉप अप राउंड्स के बाद में लास्ट आ जाती है कौन सी बेटे, स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी वो वैकेंसीज होती हैं जो कि खाली रह जाती हैं, ठीक है ना। बच्चा नहीं आया, बच्चे ने स्विच ओवर कर लिया कहीं दूसरी जगह, जो भी वजह है, जो खाली वैकेंसी रह गई उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रे वैकेंसी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि राउंड 1 में नाम नहीं आया। जब राउंड 1 में नाम नहीं आया किसी भी बच्चे का, तो क्या करेगा वो, अब वो क्या करेगा, राउंड 2 के लिए अप्लाई करेगा। तो राउंड 2 के लिए ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ री रजिस्ट्रेशन। वही फीस, वही सारी चीज़ें वो आपके उसमें आ जाएंगी। और यहाँ पर आपको करना क्या है, केवल आपको फिल करने हैं अपनी चॉइसेस को, अपने प्रेफरेंसेस को केवल आपने फिल करना है। बाकी आपको फ़ीस वगैरह दोबारा से नहीं करनी है, ठीक है ना। उसी फीस में आप क्या करते हैं, राउंड 2 के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो राउंड 2 में आपने यहाँ पे ये कर लिया। अब जिन बच्चों का नाम, जिन स्टूडेंट्स का नाम आ जाता है किस में बेटे, राउंड 1 में आ जाता है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज को अपग्रेड, उनको मान लीजिए वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको एक कॉलेज मिला एंड फॉर दैट दे आर नॉट सेटिस्फाई, सो अब वो क्या करेंगे, वो अपग्रेड कर सकते हैं, वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो अपग्रेड करेंगे सेकेंड राउंड में बेटे, वो क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो याद रखना है कि राउंड 1 में जिन स्टूडेंट्स का नाम आ गया, कॉलेज अलॉटेड हो गए, वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में, वो कर सकते हैं राउंड 2 में। अब जो बच्चे सेटिस्फाई हो गए, उनको कॉलेज मिल गया, ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिल गया, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे बेटे, वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपको रिपोर्ट करना होगा उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है ना, सारे नोटिफिकेशन, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपको दिक्कत हो और आप उसको ना समझ पाएँ, ठीक है ना। तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन कॉलेज कौन सा है, कहाँ पे है, जाना है, और वो आपको कब विज़िट करना है इसका भी नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा कि इस तारीख को आपको उस कॉलेज में जाके क्या करना है, विज़िट करना है। मेरी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, तो मैं वो लिस्ट आपको शो करता हूँ कि सबसे पहले तो आपको चाहिए यहाँ पर 10th की मार्कशीट,
ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगर पासिंग सर्टिफिकेट हो सीबीएसई का तो वो भी लगा लीजिएगा, ओरिजिनल लेके जाना है, आपको फोटोकॉपीज नहीं। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी बच्चा क्या करता है कि वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देता है और उसके पास कोई सबूत नहीं होता है, तो प्लीज़ 2-3 सेट बनवा लीजिएगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के, ठीक है ना? क्योंकि ये सारे डिपॉज़िट हो जाएँगे, आपके जितने भी हैं, सब डिपॉज़िट हो जाएँगे, जब आप पास आउट हो जाएँगे तब वो आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट चाहिए, दूसरे नंबर पे 12th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट के साथ में आपको यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट के साथ में नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, आपको नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको कॉलेज से या अपने इंस्टीट्यूट से इशू हुआ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आप अगर एप्लीकेबल हैं कास्ट के लिए, अगर आप रिजर्व ले रहे हैं, रिजर्वेशन में आते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो रहे हैं कोई है तो वो उसके लिए हो जाता है कि यहाँ पर ये आपका उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा प्रॉपर अथॉरिटी से। और चाहिए आपको क्या बेटे, 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है ना? वो चाहिए होंगी। तो यहाँ पर फिर से 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, ये पासिंग सर्टिफिकेट 12th के साथ भी 10th के साथ जो भी आपके पास हो वो आप ये करेंगे। कॉलेज से इंस्टीट्यूट से इशू हुआ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी ये आपका आ जाता है सर्टिफिकेट, और 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर, ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अब हुआ कि ऐसे स्टूडेंट जो राउंड 1 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, फिर से बोल रहा हूँ, जो राउंड 1 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उनको क्या करना होगा, उनको राउंड 2 के लिए फिल करनी होगी केवल अपनी चॉइसेस को, मेडिकल कॉलेज की चॉइस। और चॉइसेस मैंने आपको बोली हैं कि आपको बेस्ट कॉलेजेस किसी के साथ ही शुरू करना है, ठीक है ना? सीट नहीं मिल रही है वो, क्योंकि कोई लिमिट नहीं होती है चॉइस फिल करने की, आप जितने मर्जी कॉलेज फिल कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे कॉलेज फिल कर सकते हैं, तो चॉइस फिल करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर चॉइस फिल कर दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि वहाँ पे इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा फीस वहाँ पर नहीं लगेगी। और सारी चीज़ें होने के बाद राउंड 2 का भी क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 2 का भी रिजल्ट क्या होगा, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राउंड 2 ये आपका स्टेट कोट, मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका नाम, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर आपका नाम आ जाता है ऑल इंडिया कोटा में, देखिए ऐसा है कि एमसीसी ने क्या एक पोर्टल बनाया हुआ है, अगर आपका नाम AIQ मीन्स ऑल इंडिया कोटा में अगर आ जाता है, तो स्टेट कोटा से आपका नाम अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, देन यू विल बी नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टेट कोटा, ठीक है ना? स्टेट कोटा के लिए नहीं एप्लीकेबल होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है राउंड 2 में, आपको कॉलेज मिल जाता है राउंड 2 में मिल जाता है, तो अब जो राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला है, आप वो सीट को छोड़ नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट लीव द सीट, उसको सीट को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना? और ना ही आप एप्लीकेबल हो सकते हैं किसके लिए, अगले राउंड के लिए, मॉप अप राउंड के लिए, मॉप अप राउंड के लिए भी आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर से सुनिए कि राउंड 2 में आप मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया, आपको कॉलेज मिल गया, तो कॉलेज में आपको मिल गया, आपको सीट मिल गई कॉलेज में, तो आप उस सब कॉलेज को नहीं छोड़ सकते हैं, और साथ में आप चाहें कि मैं अगले मॉप अप राउंड में चला जाऊं या चले जाऊं, तो आप वो भी नहीं जा सकते हैं, ये आपके साथ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ठीक है ना? अब अगर आप चले जाते हैं, मान लीजिए आप चले जाते हैं, आपने को जो कॉलेज अलॉट हुआ था, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, उसको लेफ्ट आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी सिक्योरिटी फीस है बेटे, वो फॉरफिट हो जाएगी, फॉरफिट मीन्स वो रिफ़ंड नहीं होगी, वो चली जाएगी, एक आम सी भाषा में बोलूँ, वो आपको वापस नहीं मिलेगी, इट विल बी फॉरफिटेड, ठीक है ना? तो ये जनरल कैटेगरी के 10,000 रुपये जाएंगे, और यहाँ पर जो कैटेगरी है बेटे, उसके चले जाएंगे 5,000 रुपीज़, ठीक है? और वो 1,000 रुपये 500 उसका तो कोई मिलना ही नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग फ़ीस है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो फिर से सुन लीजिए, राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिल गया, तो आप वो सीट को नहीं छोड़ पाएंगे, ना ही आप एप्लीकेबल होंगे किसके लिए, मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है ना? अगर आप छोड़ते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फीस आपने डिपॉजिट करी थी, इट विल बी फॉरफिट, फॉरफिट मीन्स वो आपको दोबारा फीस नहीं मिलेगी, यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जब आपने यह कर दिया, मान लीजिए सीट छोड़ दी आपने, और अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से फ्रेश क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिर से फ्रेश एंट्री करेंगे, अगर आपको मूव करना है किस में,
मॉप अप राउंड में फिर से फ्रेश एंट्री होगी, फिर से सारी चीज़ें वही होंगी, रजिस्ट्रेशन होगा, फीस होगी, ठीक है ना, सारी चीज़ें फिर वो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन को कराना पड़ेगा। फिर से आ जाता है कि जर्नल कैटेगरी के लिए आपको 11,000 रुपये फिर से जमा करने पड़ेंगे, और ये आपका आ जाएगा कैटेगरी के लिए आपको 5,000 प्लस 500, 10,000 प्लस 1,000, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ आपको। अब बच्चों क्या होता है कि राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, अगर यहाँ पर अगर कोई सीट लेफ्ट आउट है, ठीक है ना, इसके बाद मॉप अप राउंड होगा। अगर मॉप अप राउंड में भी अगर कोई सीट लेफ्ट आउट है, बच जाती है, तो वो सीट जाती है किस में बेटे, स्ट्रे वैकेंसी में। ये किस में जाएगी, स्ट्रे वैकेंसी में जाती है। तो राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर मॉप अप राउंड, और फिर स्टे वैकेंसी। स्टे वैकेंसी में जो बची हुई मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं, बच्चा कॉलेज चेंज कर लेता है, सीट खाली हो गई, बच्चा नहीं पहुंच पाता है, सीट खाली हो गई, जो भी वजह हो, अगर सीट खाली है सो देन दैट वैकेंसी इट इज़ कॉल्ड एज स्टे वैकेंसी, उसमें वो एप्लीकेबल होते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर। अब सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पर देखिए बेटे, सीक्वेंस जो होता है, सबसे पहले ऑल इंडिया यहाँ पर कोटा के लिए राउंड 1 हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर राउंड 1 हुआ। इसके होने के बाद ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 हुआ, देन उसके बाद क्या होगा, फिर स्टेट राउंड 1 होगा, स्टेट कोटा के लिए राउंड 1 होगा, ठीक है ना। फिर ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या होगा, राउंड 2 होगा, और फिर क्या होगा, स्टेट कोटा के लिए क्या होगा, राउंड 2 होगा। यही सीक्वेंस होता है। फिर क्या होगा, ऑल इंडिया के लिए क्या होगा, मॉप अप राउंड होगा, फिर स्टेट के लिए क्या होगा, मॉप अप राउंड होगा, फिर ऑल इंडिया के लिए क्या होगा, स्टे वैकेंसी राउंड होगा, और फिर फाइनली क्या होगा, स्टेट स्टे वैकेंसी के लिए सीट फिल करी जाएंगी। तो ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, फिर स्टेट कोटा ये हो जाएगा यहाँ पर, और स्टेट कोटा के बाद में फिर राउंड 2 ऑल इंडिया, फिर स्टेट कोटा का राउंड 2 होगा, उसके बाद ऑल इंडिया मॉप अप राउंड होगा, ऑल इंडिया कोटा का, फिर होगा स्टेट का मॉप अप राउंड होगा, फॉलोड बाय ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी, और फिर ऑल इंडिया किसका होगा, स्टेट का होगा। तो ये सीक्वेंस होगा आपका। तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है, आपके नंबर अगर ठीक हैं तो आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, मैं उसको भी बता देता हूँ, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। अब प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर पहली चीज़ तो याद रखिए कि ये सारी की सारी ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, ऑटोनोमस प्राइवेट होती हैं, पूरा इनका अपना मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कोटे की सीट होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, इनके अपनी सारी चीज़ें एग्ज़ाम कराना, कंडक्ट कराना सब इन्हीं के, वो गवर्नमेंट का इसमें इसमें किसी तरह का वो हिंड्रेंस नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे फीस कितनी आ रही है, 2 लाख रुपए आ रही है। किसके लिए आ रही है, जर्नल के लिए आ रही है। नहीं, जर्नल और कैटेगरी दोनों ही स्टूडेंट के लिए बेटे जो फीस होगी वो कितनी है, 2 लाख रुपए सिक्योरिटी फीस है ये, ठीक है ना। ये कैसी फीस है, सिक्योरिटी फीस है। तो जहाँ वहाँ पे 10,000 थी सिक्योरिटी फीस, 5,000 थी, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फीस हो गई वो कितनी हो गई यहाँ पर, ये हो गई 2 लाख रुपीज़। अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है ना, मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे कॉलेज नहीं मिला, तो ये फीस आपकी क्या हो जाएगी, रिफंड बैक हो जाएगी। ये फीस आपकी क्या होगी, जो भी सोर्स से आपने फीस जमा करी है वहाँ पे रिफंड बैक हो जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर इस कॉलेज में आपको मिल गया है, राउंड 2 में कॉलेज मिल गया है, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि नुकसान नहीं उठाइएगा, राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, मान लीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका नाम आ जाता है, सीट पे नाम आ जाता है, तो आप वो सीट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने वो सीट को छोड़ा तो अगेन आपकी फ़ीस क्या हो जाएगी, फ़ॉरफिट हो जाएगी, वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत हैवी फ़ीस है यहाँ पर, कि आपने अप्लाई किया तो फ़ीस आपकी सिक्योरिटी फ़ीस 2 लाख रुपीज़ जमा होगी, और जर्नल के लिए कैटेगरी दोनों के लिए जमा होगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी आपके सोर्स में जहाँ से भी वो फ़ीस आई होगी। लेकिन अगर कॉलेज आपको प्रोवाइड हो गया है राउंड 2 में, ठीक है ना, और आप अपनी सीट को लेफ्ट आउट करते हैं, तो अगेन योर फीस विल बी फॉरफिटेड, ठीक है ना, आपको वो फीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये काम जो करना है आपको बहुत सोच समझ के
करना है, यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया कोटा का मैंने आपको यहाँ पे बताया। स्टेट कोटा के लिए सिंपल सी बात है कि स्टेट ऑर्गेनाइज करेगा वहाँ पे काउंसलिंग जो आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एवरी स्टेट के लिए कंडक्ट होगा, सेपरेट काउंसलिंग होगी बेटे। और काउंसलिंग अगर स्टेट कोटा में आप ले रहे हैं तो आपको चाहिए होगा डोमिसाइल, आपको चाहिए होगा, आप वहाँ के डोमिसाइल्ड होने चाहिए। मीन्स आप वहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कई सालों से वहाँ पे रह रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपका डोमिसाइल होगा। अब यहाँ पर देखिए कि स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दो तरह के स्टेट्स हम लोग बात करते हैं। कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन स्टेट होते हैं। इन स्टेट्स में कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट का वो अप्लाई कर सकता है। ध्यान से सुनिए, ओपन स्टेट आ गया। ओपन स्टेट ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कोई भी स्टेट का स्टूडेंट जो होगा वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जैसे हमारे साउथ या केरला साइड के जो हैं एडमिशन, साउथ साइड में जो हैं वो अधिकतर कैसे हैं, हमारे ओपन स्टेट है। वहाँ पे ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट है वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट आया समझ में। लेकिन कुछ स्टेट्स हमारे होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोज स्टेट। ये क्लोज स्टेट्स हमारे होते हैं। और क्लोज स्टेट्स में केवल जो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट का है वही वहाँ पे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। फिर से सुनिए, ओपन स्टेट पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट उस स्टेट में एडमिशन ले सकता है। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि यहाँ पर क्लोज स्टेट ऐसे स्टेट होते हैं जो केवल उसी स्टेट के स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं या फिर एडमिशन वहाँ पे उसको देते हैं, बाकियों को नहीं देते हैं। और उनके पास मस्ट होना चाहिए उनका अपना डोमिसाइल, डोमिसाइल मस्ट है, ये सबसे प्राइम नीड हो जाती है, बाकी तो सब हो जाएगा। डोमिसाइल होना उसका ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपना महाराष्ट्र का, गुजरात का, ये कैसे हैं, क्लोज स्टेट होते हैं। वहीं के स्टूडेंट वहीं एडमिशन ले सकते हैं। बाहर का कोई भी स्टूडेंट मीन्स इनसे बाहर जो स्टेट में वो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। इतना क्लियर हुआ बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने लिया कि किसी भी स्टेट के लिए फिर से वही आ जाती है कि 15% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है ना। ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% किसी भी स्टेट में 15% सीट जो है वो क्या है, रिजर्व्ड है किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए। और 85% सीट्स जो आ जाती हैं वो किसके लिए होती हैं, स्टेट कोटा के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं, स्टेट कोटा के लिए होती हैं। तो फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि मैंने बोला कि काउंसलिंग पहले ऑल इंडिया कोटा की, फिर बाद में स्टेट कोटा की, फिर से राउंड 1 होगा। राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल जाता है, आप कॉलेज आप सेटिस्फाई हैं, आप कॉलेज जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, बाकी सारा प्रोसीजर वहीं पे हो जाएगा, ठीक है ना। कॉलेज अगर आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं, आपको कॉलेज तो मिल गया लेकिन आपको सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। जिनका नाम नहीं आया था वहाँ पर मान लीजिए राउंड 1 में, वो स्टूडेंट भी अपनी चॉइस फिलिंग को वहाँ पर कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फीस दिए हुए, ठीक है ना। राउंड 2 के रिजल्ट के बाद में मैंने बोला कि अगर नाम आ जाता है तो आप कॉलेज लीव आउट नहीं कर सकते, आप सीट को लीव आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस थी वो फॉरफिट हो जाएगी, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अब आपको अगर मॉप अप राउंड में जाना है आपका नाम आने के बावजूद, तो आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिन बच्चों का नहीं आया, सेकेंड राउंड में नहीं आया, अब वो आसानी से किस में निकल जाएंगे, मॉप अप राउंड में निकल जाएंगे। फिर भी अगर वहाँ पर नहीं आया तो हमारे पास लास्ट चांस आ जाता है स्टे वैकेंसी का। ऐसी वैकेंसी जो कि फिल्ड नहीं हुई है किसी भी कारण से, ठीक है ना, स्टूडेंट ना आने के कारण से या स्टूडेंट के चले जाने के कारण से, जो भी रीज़न हो, वो स्टे वैकेंसी भी क्या हो जाती हैं, वो हमको स्टूडेंट्स को अलॉट हो जाती हैं। स्टेट कोटा 85% और ऑल इंडिया कोटा 15% हर जगह है, सारी जगह है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपकी जो भी काउंसलिंग संबंधित कोई भी किसी तरह की आपको अगर समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर से बोलूँगा, काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत इजी है, सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेटा, थैंक यू।